नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस लेक्चर में मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम प्लेटो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत पहले ही पढ़ चुके हैं। अपने इस लेक्चर में हम आज प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत में दो तरीके से देता है, संपत्ति व परिवार संबंधी साम्यवाद की बात करता है। इस लेक्चर में हम उनको समझेंगे, साथ ही उनकी विशेषताएं और अरस्तु के द्वारा उनकी जो आलोचनाएं की गई हैं उनको देखेंगे। प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, प्लेटो का साम्यवाद। देखिए, प्लेटो का जो मूल मकसद है वो है आदर्श राज्य की स्थापना करना, और अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए यानी न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो दो सिद्धांतों की बात करता है। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था की। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, और दूसरा जो मेन सिद्धांत है वो है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था की। शिक्षा में प्लेटो अभिभावक वर्ग को यानी सैनिक तथा शासक वर्ग को अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार करता है शिक्षा के माध्यम से, ताकि राज्य में एकता तथा सुदृढ़ता को बनाए रखा जा सके। प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे अपने सामाजिक जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए तथा उन्हें अपने कर्तव्य पालन के लिए दो प्रकार के साम्यवाद की नई सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देता है, जिसमें दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है। पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद, या जिसे स्त्रियों का साम्यवाद भी कहा जाता है। प्लेटो अपने साम्यवाद की व्यवस्था केवल दो वर्गों यानी शासक व सैनिक वर्ग, जिन्हें वह संरक्षक वर्ग भी कहता है या अभिभावक वर्ग भी कह सकते हैं, इनके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो वर्ग है, तृतीय वर्ग, जो कि समाज का सबसे बड़ा भाग है जनसंख्या की दृष्टि से, उसके लिए साम्यवादी व्यवस्था की वह आवश्यकता महसूस नहीं करता है। प्लेटो अपने साम्यवादी व्यवस्था में उसकी साम्यवादी जो व्यवस्था है उसकी हम इस प्रकार से देख सकते हैं विशेषताओं के साथ। पहला, शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध करता है, क्योंकि उसका मानना है कि संपत्ति एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने दायित्व व कर्तव्य से विचलित कर सकती है। उसके मोह में फंसकर, उसके आकर्षण में फंसकर व्यक्ति अपने दायित्व से विचलित हो सकता है। शासकों का व्यक्तिगत संपत्ति से स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए, इसलिए वो कहता है कि शासक चाहे भी तो भी उसके पास किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। शासक वर्ग में किसी चीज़ की इच्छा ही न उत्पन्न होने पाए जिससे कि शासक भ्रष्ट होने का प्रयास भी न कर सके। मतलब उनमें ऐसी इच्छा ही न उत्पन्न हो ताकि उनका मोह ही उत्पन्न ना हो सके, आकर्षण ही उत्पन्न ना हो सके, ताकि वो भ्रष्ट न हो सके। क्योंकि उन्हें क्या काम करना है, उन्हें शासन का कार्य करना है, और शासन का जो कार्य है वो साहस और बुद्धि से संपन्न हो पाएगा। पर यदि शासक वर्ग संपत्ति के संग्रह में लग गया तो यह कार्य ठीक से संभव नहीं हो पाएगा। उसके संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताएं। पहला है, संपत्ति विषयक साम्यवाद जो है वो सभी नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि शासक व सैनिक वर्ग के लिए है।
दूसरी, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं, यानी आर्थिक विषमता दूर करना नहीं बल्कि शासन के दोषों से राज्य को मुक्त रखना है। तीसरी, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहता है। उसका मानना है कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है उनका कोई आर्थिक हित नहीं होता। शासन व रक्षा कार्य करने वाले व्यक्तियों को धन व आर्थिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए ताकि वे निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। तो प्लेटो का जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है आप समझ गए होंगे, यानी जो संरक्षक वर्ग है, जो अभिभावक वर्ग है, जिसे शासक वर्ग भी कहते हैं, उसका काम है विवेक और साहस से शासन का कार्य संचालित करना। और ये जो वर्ग है वो अपने कर्तव्यों का ठीक से निष्ठापूर्वक पालन कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि उसके पास किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति ना हो, क्योंकि निजी संपत्ति के आकर्षण या मोह में फंसकर वो अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा पाएगा। इसलिए इनके पास कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। अब जो प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसकी अनेक विद्वानों ने आलोचना की है, लेकिन उसकी सबसे अधिक और विवेक सम्मत जो आलोचना की है वो अरस्तु के द्वारा की गई है, जो उन्हीं का शिष्य था। चलिए देख लेते हैं। पहली आलोचना है निजी संपत्ति व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। देखिए, व्यक्ति निजी संपत्ति, यदि हम काम करेंगे और उससे हमें संपत्ति प्राप्त होगी और हम धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाते जाएंगे तो तभी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और तभी हम आगे करने के लिए प्रोत्साहित हो पाएंगे। दूसरा, अपनी दयालुता, उदारता तथा परमार्थ भाव को प्रकट करने के लिए निजी संपत्ति नितांत आवश्यक है। हम अपना दया भाव, किसी के प्रति उदारता कैसे प्रकट करें, तो उसके लिए भी निजी संपत्ति आवश्यक है। तीसरा, संपत्ति के गुणों की अवहेलना, यानी संपत्ति व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना का विकास करती है और वो उसके अंदर एक प्रेरणा शक्ति तथा व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता है, उसके अंदर एक प्रेरणा शक्ति के रूप में काम करती है, उसे आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगली है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का एक बहुत ही बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़े वर्ग को इससे वंचित रखा गया है। अगली, एकता का सूत्र नहीं बल्कि राज्य को दो वर्गों में विभाजित कर देता है। प्लेटो का जो ये संपत्ति विषयक साम्यवाद है, यानी साम्यवादी जो व्यवस्था है, ये समाज में एकता नहीं, राज्य में एकता नहीं बल्कि राज्य को दो वर्गों में बांट रहा है। एक ऐसा वर्ग जिसके पास संपत्ति होगी, जिसके पास अपना परिवार भी होगा, दूसरा ऐसा वर्ग जिसके पास ना निजी संपत्ति होगी ना परिवार होगा। तो राज्य को दो वर्गों में विभाजित करता है, एकता स्थापित करने का कार्य नहीं करना। अगली और लास्ट, यह सामान्य जीवन के अनुभवों के विपरीत है। इससे जीवन में उदासीनता, अकुशलता जैसे भाव उत्पन्न होंगे व्यक्ति में। तो आगे हम प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद देख लेते हैं। प्लेटो अभिभावक वर्ग को संपत्ति के साथ साथ निजी परिवार से भी वंचित कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि शासक वर्ग कुशलता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि उसे संपत्ति के साथ साथ परिवार के मोह से भी, इसमें गलत टाइप हो गया, परिवार के मोह से भी उसे क्या रखा जाए, मुक्त रखा जाए। अभिभावक का अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा, न ही अपनी कोई निजी संतानें होंगी, न ही अपनी कोई निजी स्त्री होगी। इसके पक्ष में प्लेटो कुछ तर्क भी देते हैं। उसका मानना है कि अभिभावक वर्ग को परिवार के मोह से मुक्त रखने के लिए ये आवश्यक है। राज्य में एकता स्थापित करने के लिए परिवार विषयक साम्यवाद की व्यवस्था करना आवश्यक है। साथ ही कहता है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता तथा समान अधिकार हेतु भी वो इसको आवश्यक मानता है। और लास्ट ये तर्क देता है कि राज्य में श्रेष्ठ संतान या उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए परिवार विषयक साम्यवाद आवश्यक है। अब प्लेटो का जो परिवार विषयक साम्यवाद है वो उसका स्वरूप थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको। इस परिवार विषयक साम्यवाद में प्लेटो अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में
कोई अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान पाएंगे और न ही संतान अपने माता पिता को जान पाएगी, यानी न संतान को पता होगा उनके माता पिता कौन है और न ही माता पिता को पता होगा कि उनकी संतान कौन है। सबका समान परिवार होगा। अब परिवार विषयक साम्यवाद की भी अरस्तु ने आलोचना की है, जो इस प्रकार है। अरस्तु कहते हैं कि समूचे राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता। अगली, पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा है प्लेटो ने। पति पत्नी के जो संबंधों में पवित्रता पाई जाती है, अगर ये व्यवस्था लागू कर देंगे प्लेटो वाली, तो इससे संबंधों की जो पवित्रता है वो पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। संबंधों का जो विश्वास है वो पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। अगली, जो वस्तु सबकी होती है उसकी कोई परवाह नहीं करता। जो सबकी वस्तु होती है उसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। तो जो स्त्रियां, जो संतानें सबकी होंगी उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। अगली, चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था है। इसमें पूर्णतः चरित्र नष्ट हो जाता है, चरित्र का हनन हो जाता है। अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से विरत या वंचित रह जाएगा। उत्तम संतान के लिए पशु जगत को लागू करना सही नहीं है। पशु जगत की जो व्यवस्था है उसको हम मानव जगत में लागू नहीं कर सकते, ये तर्क देकर कि इससे हमें श्रेष्ठ या उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इस व्यवस्था में समाज की एकता नष्ट हो जाएगी। समाज में स्त्रियों के लिए कलह और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये जो व्यवस्था है वो व्यक्ति को एक साधन बना देती है पूर्णतः। अतः अंततः हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए जिस साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की है उसे हम सैद्धांतिक दृष्टि से तो अच्छी कह सकते हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह वास्तविकता में खरी नहीं उतरती। परिवार विषयक साम्यवाद अव्यवहारिक है और ये इसी चीज़ से स्पष्ट हो जाता है कि अभी तक इसको व्यवहार में अपनाया नहीं गया है। इसलिए साम्यवाद की जो व्यवस्था है वो अव्यवहारिक है, जिसे व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।